हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है गैने का सीखने का सिद्धांत। रॉबर्ट एम गैने एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें उनके सीखने के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। रॉबर्ट गैने संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। गैने के अनुसार अधिगम जो होना चाहिए वो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। अधिगम कैसा होना चाहिए? जब सीखना स्टार्ट करें तो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। अधिगम के सोपान अथवा अधिगम के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। किसने किया है? गैने ने अधिगम के सोपान तथा अधिगम के 8 प्रकारों का उल्लेख किया है। गैने की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? कंडीशंस ऑफ लर्निंग, अधिगम की शर्त। दूसरी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। तो पहली कौन सी है? कंडीशंस ऑफ लर्निंग और दूसरी है प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत रॉबर्ट गैने ने दिया। रॉबर्ट गैने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का निम्न स्तर क्या है? संकेत अधिगम। अगर क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट गैने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का निम्न स्तर कौन सा है, तो निम्न स्तर है संकेत अधिगम। ठीक है। रॉबर्ट गैने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो सबसे जो उच्च स्तर वो है समस्या समाधान। निम्न स्तर है संकेत अधिगम और उच्च स्तर है समस्या समाधान। ठीक है। रॉबर्ट गैने के अनुसार संप्रत्यय अधिगम स्तर में केवल मनुष्य ही अधिगम कर सकता है। श्रृंखला अधिगम स्तर एडमिन रे गुथरी ने दिया। श्रृंखला अधिगम स्तर जो है वो किसने दिया है? एडमिन रे गुथरी ने दिया है। ठीक है। एक छोटा बच्चा पहले सिर्फ इशारे करके अपनी माँ को बताता था, परंतु अब बोलकर अपनी सारी बात माँ पापा को बताता है। गैने के अनुसार तो अभी जो बालक है वो शाब्दिक अधिगम स्तर पर है। पहले वह इशारे करके अपनी माँ को बात बताता था, अब वह बोलकर अपनी बात को माँ पापा को बताता है। तो वह किस स्तर पर है? शाब्दिक अधिगम स्तर पर है। प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक गैने ने व्यक्ति के स्वभाव और योग्यताओं में परिवर्तन को सीखने के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है। गैने ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यवहार में परिवर्तन और योग्यता में वृद्धि का मापन किया जा सकता है। गैने ने क्या स्पष्ट किया? कि व्यवहार में परिवर्तन और योग्यता में वृद्धि का मापन किया जा सकता है। गैने ने सीखने को अर्जित मनोवृत्ति माना है। वे वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण आय, व्यवहार और योग्यता में परिवर्तन को सीखना नहीं मानते हैं। ठीक है। गैने ने सीखने को अर्जित मनोवृत्ति माना है, एक्वायर्ड टेंडेंसी माना है। वे वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण जो आया हुआ व्यवहार में परिवर्तन है, योग्यता में परिवर्तन है, उसको वो सीखना नहीं मानते हैं। इन्हीं तथ्यों को आधार मानकर गैने ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे गैने का सीखने का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। जो ये तथ्य थे उनको आधार मानकर गैने ने सीखने के सिद्धांत लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिन्हें गैने का सीखने का सिद्धांत गैनेस थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। रॉबर्ट एम गैने अधिगम सोपानकी का सिद्धांत, या इसको कह सकते हैं अष्टपदी सोपान का नियम। गैने के अनुसार सभी प्रकार का सीखना एक जैसा नहीं होता। उन्होंने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं और उन्हें निम्न से उच्च सोपानों में प्रस्तुत किया है। गैने के इन क्रमिक 8 पद सोपानों का वर्णन प्रस्तुत है। ठीक है। तो गैने का जो सिद्धांत है उसको कहते हैं सोपानकी का सिद्धांत या फिर अष्टपदी सोपान का नियम। क्योंकि उन्होंने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं, इसलिए इस सिद्धांत का नाम अष्टपदी सोपान भी कहा जाता है। ठीक है। पहला है संकेत द्वारा सीखना, सिग्नल लर्निंग। संकेत के द्वारा बच्चों को सिखाना, यह पावलॉव के सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण, चौराहे पर लाल बत्ती को देखकर यातायात वाहनों का रुक जाना। ठीक है। तो संकेत हुआ, वहां से संकेत को देखकर जो यातायात वाहन थे वो रुक गए। ठीक है। तो संकेत द्वारा सीखना क्या होता है? संकेत के द्वारा बच्चों को सिखाना। यह किसके सिद्धांत पर आधारित है? पावलॉव के सिद्धांत पर आधारित है। सेकंड है उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखना। यह स्तर थॉर्नडाइक व पावलॉव के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। थर्ड है
श्रृंखला में सीखना, श्रृंखला अधिगम बोल दें या क्रमिक रूप से सीखना बोल दें। इस स्तर में उद्दीपन और अनुक्रिया को बच्चों के सामने एक श्रृंखला में रखा जाता है। यह स्तर किसने दिया था? एडविन गुथरी ने दिया था। गुथरी ने ही श्रृंखला में सीखना स्तर को दिया। श्रृंखला अधिगम के दो प्रकार हैं, शाब्दिक श्रृंखला और अशाब्दिक श्रृंखला। इस प्रकार सीखने में कई संबंधों को जोड़ दिया जाता है। तो श्रृंखला अधिगम के दो प्रकार हैं, शाब्दिक श्रृंखला और अशाब्दिक श्रृंखला, और यह स्तर जो है वो एडविन गुथरी ने दिया था। नेक्स्ट है शाब्दिक साहचर्य अधिगम स्तर। संकेतों और ध्वनियों के द्वारा सीखे गए ज्ञान को अब बच्चा शब्दों में व्यक्त करता है। जो बच्चे ने संकेत के द्वारा जो सीखा ज्ञान था या ध्वनि के द्वारा जो सीखा हुआ ज्ञान था, अब बच्चा उसको शब्दों में व्यक्त करता है। जैसे कविता गीतों के माध्यम से सीखना, इसकी व्याख्या डेविड आसुबेल ने की। ठीक है, जैसे जो कविता है वो गीतों के माध्यम से सीखना, तो अब बच्चा शब्दों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है बहुभेदन क्रिया सीखना या विभेदात्मक अधिगम स्तर। शब्दों, अक्षरों, वस्तुओं, व्यक्तियों के बारे में अंतर जानने लग जाता है। जो बालक होता है वो शब्दों के बारे में, अक्षरों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में अंतर जानने लग जाता है। जैसे रंगों की पहचान करना, भा और माँ में अंतर करना। पहले बालक इन सब में अंतर नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह शब्दों में, व्यक्तियों में, ठीक है, और वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। नेक्स्ट है संप्रत्यय सीखना। संप्रत्यय अधिगम स्तर में बालक वस्तुओं को अपने दिमाग में स्मरण करना सीख जाता है। बालक जो है वो दिमाग में छवि बनाने लग जाता है। ठीक है, दिमाग में ही स्मरण करना सीख जाता है, और यह सिद्धांत 1964 में कैंडलर ने दिया था। तो संप्रत्यय द्वारा सीखना, संप्रत्यय अधिगम स्तर में क्या होता है कि बालक वस्तुओं को अपने दिमाग में स्मरण करना, याद रखना सीख जाता है। यह सिद्धांत 1964 में कैंडलर ने दिया। नेक्स्ट है सिद्धांत सीखना या अधिगम स्तर। जब बच्चे के दिमाग में संप्रत्यय बनना शुरू हो जाते हैं तभी वह किसी सिद्धांत को समझ पाता है। जैसे बर्फ का गर्मी पाकर पिघल जाना, गणित के नियम आदि। तो अधिगम स्तर में क्या हुआ कि जब बच्चे के दिमाग में संप्रत्यय बनना शुरू हो जाते हैं, बच्चा याद रखने लग जाता है, तभी वह किसी सिद्धांत को समझ पाता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान। जब बच्चा सिद्धांत को समझ लेता है तो आसानी से किसी भी समस्या का समाधान कर लेता है। अगर किसी बच्चे ने सिद्धांत को समझ लिया है तो वह आसानी से किसी भी प्रकार की समस्या को सॉल्व कर सकता है। दो या दो से अधिक नियमों का समन्वय कर किसी नई समस्या के समाधान की योग्यता प्राप्त करना ही समस्या समाधान है। मतलब कई प्रकार के नियम जो हैं उनका समन्वय कर जो नई प्रकार की समस्या आ रही है उसके समाधान की योग्यता प्राप्त करना ही क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे क्या हुआ, रेखा गणित में किसी प्रमेय को हल करना। और जो समस्या समाधान है वो अधिगम का उच्च स्तर है, और सबसे निम्न स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट है गैने ने घोषणा की कि व्यक्ति का किसी भी प्रकार से सीखना उसकी योग्यताओं में विकास के परिणाम स्वरूप ही होता है। यह परिणाम निम्नलिखित 5 घटकों में देखा जा सकता है। पहला क्या है? शाब्दिक सूचना। सीखने में सर्वप्रथम व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सूचनाएं सुनकर, देखकर और पढ़कर ग्रहण करता है। इन सूचनाओं को वह अपने लिए प्रयोग करता है। यह दूसरे को उपयोग करने के लिए उन्हें बोलकर या लिखकर हस्तांतरित करता है। इस प्रकार ग्रहण की गई सूचनाएं व्यक्ति के लिए कई प्रकार से उपयोगी हो सकती हैं। सेकंड है बौद्धिक कुशलताएं। सीखने का दूसरा परिणाम व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई बौद्धिक कुशलताओं के रूप में देखा जा सकता है। गैने ने बौद्धिक क्षमताओं के कुछ प्रकार भी बताए हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? विभेदन शक्ति, संप्रत्यय निर्माण और नियम को सीखना। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक युक्तियां। ये वे योग्यताएं हैं जिन्हें व्यक्ति सीखने के दौरान अर्जित करता है। तो संज्ञानात्मक युक्तियां वे युक्तियां हैं जिन्हें व्यक्ति सीखने के दौरान अर्जित करता है। यह योग्यताएं व्यक्ति को ध्यान, सीखना, याद करना, विचार करना और समस्या समाधान करना आदि संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है कार्यकुशलता। सीखना व्यक्ति के क्रिया पक्ष को भी प्रभावित करता है। सीखने से व्यक्ति को किसी कार्य को करने के तरीके में बदलाव आता है। जब हम कोई चीज सीखते हैं तो जो हम कार्य पहले कर चुके होते हैं उसमें बदलाव आता है। ठीक है, जैसे तैरना, वाहन चलाना, खेलना आदि।
अभिवृत्तियाँ, सीखने की प्रक्रिया से व्यक्ति के स्वभाव और अभिवृत्ति में भी परिवर्तन आता है। तो जब व्यक्ति सीख रहा होता है तो व्यक्ति के स्वभाव और अभिवृत्ति में भी परिवर्तन आता है। गैने ने अपने सिद्धांत में इस तथ्य को उजागर किया है कि प्रत्येक प्रकार के सीखने के लिए व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की आंतरिक एवं बाह्य दशाओं का होना आवश्यक है। तो गैने ने कहा है कि सीखने के लिए आंतरिक एवं बाह्य दशाओं का होना आवश्यक है। गैने के अनुसार आंतरिक दशाएं वे योग्यताएं हैं जिन्हें व्यक्ति सीखने से पूर्व अर्जित किए हुए होता है। ठीक है, तो आंतरिक दशाएं कौन सी हो गई? जिन्हें व्यक्ति सीखने से पूर्व अर्जित किए होता है वे आंतरिक दशाएं होती हैं। सीखने से पहले ही जो योग्यताएं हमारे अंदर मौजूद होती हैं उसे कहते हैं आंतरिक दशाएं। सकारात्मक परिणाम लाने वाली आंतरिक दशाएं व्यक्ति की रुचि, अभिप्रेरणा, पूर्व अर्जित अधिगम और उसकी शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक संरचनाएं जो होती हैं सकारात्मक परिणाम लाने वाली आंतरिक दशाएं होती हैं। बाह्य दशाएं क्या होती हैं? बाह्य दशाएं वे दशाएं हैं जो पर्यावरण में उपस्थित होती हैं और व्यक्ति के सीखने के परिणाम को प्रभावित करती हैं। अच्छे परिणाम के रूप में सीखने के लिए व्यक्ति को अपनी आंतरिक एवं बाह्य दशाओं का उचित संगठन कर उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर व्यक्ति को सीखने के लिए सकारात्मक परिणाम चाहिए तो आंतरिक और बाह्य दशाओं का उचित संगठन होना आवश्यक है। मतलब सीखने के लिए आंतरिक दशाएं और बाह्य दशाओं दोनों का होना आवश्यक होता है। सकारात्मक परिणाम लाने के लिए शिक्षण, अधिगम युक्तियों और पर्यावरण की परिस्थितियों का उचित प्रयोग करना बाह्य दशाएं हैं। ठीक है, तो अगर सकारात्मक परिणाम लाना है तो शिक्षण, अधिगम युक्तियां और पर्यावरण की जो परिस्थिति होती है उसका उचित उपयोग करना ही बाह्य दशाएं हैं। ठीक है, और सकारात्मक परिणाम लाने के लिए जो आंतरिक दशाएं हो गई वो कौन कौन सी हो गई? रुचि हो गई, अभिप्रेरणा हो गई, पूर्व अर्जित अधिगम हो गया। ठीक है, और बाह्य दशाएं कौन सी हो गई? जो पर्यावरण की परिस्थिति हो गई, शिक्षण, अधिगम युक्तियां हो गई, ये सब बाह्य दशाएं हो गई। और सीखने के लिए दोनों दशाओं का होना आवश्यक है, आंतरिक दशाएं प्लस बाह्य दशाएं। जब दोनों का उचित संगठन होगा तो सीखने में सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो आज क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने गैने के सीखने के सिद्धांत पढ़ा जिसको अष्टपदी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।